हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क है, एक्सटर्नल फोर्स जो लगते हैं सिस्टम पर, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो हमारे सिस्टम पर लगने वाले ऑल फोर्सेस हैं, जितने भी हैं, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होंगे। मतलब उन फोर्सेस से जितना वर्क डन होगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जितने सिस्टम पर फोर्सेस लगते हैं, जैसे फोर्स, ग्रेविटी वाला फोर्स, सपोज किसी सिस्टम पर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी फोर्सेस हैं जैसे F1, F2, F3। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास तीन फोर्सेस हैं किसी सिस्टम पर, F1 और F2, F3। तो उनसे जितना वर्क डन होगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब, और हम इसमें ध्यान ये रखना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी जितनी बाद में बची और जितनी पहले थी, मतलब 1/2 mv2 स्क्वायर 1/2 m v1 v2, या u से v हुई। कोई सिस्टम है जिसकी पहले वेलोसिटी v थी, बाद में वेलोसिटी v हुई, पहले u थी, बाद में वेलोसिटी v हुई। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिस्टम की पहले वेलोसिटी u थी, तो 1/2 m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, पहले वेलोसिटी u थी, वेलोसिटी स्क्वायर, बाद में वेलोसिटी v हुई, v स्क्वायर, पहले u थी, बाद में v हुई। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का। और हमें इसमें ध्यान रखना होता है कि जब हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं करनी है। पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं करनी है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करेंगे तो फिर टोटल एनर्जी कंसिडर करेंगे। जैसा पहले सिस्टम की क्या एनर्जी थी, बाद में सिस्टम की क्या एनर्जी हुई, बाद में क्या एनर्जी बची। जैसे पहले सिस्टम की क्या एनर्जी थी, एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे फिर, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करेंगे तो। बट इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हमें कंसिडर नहीं करनी, हमें कंसिडर करनी है काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। सो हमें इस थ्योरम में वर्क ही बताना होता है कि वर्क है क्या, हम उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं। हम उसको इस थ्योरम में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हालांकि अभी हम इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे, बट हमें इसमें समझना है कि पोटेंशियल हमें एनर्जी इसमें यूज नहीं करनी है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे तो फिर टोटल एनर्जी, पहले इनिशियल क्या एनर्जी थी, बाद में क्या एनर्जी बची, बाद में क्या एनर्जी है, वो इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं यहाँ। पहला है, अगर जब हम क्वेश्चन करेंगे, ये थ्योरम अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगी, ये स्टेटमेंट हुआ कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी
वेलोसिटी u थी, बाद में इसकी वेलोसिटी t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v हुई v। सो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 m u स्क्वायर, यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर। तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। सो जो चेंज आया वो है वर्क डन बाय फोर्स, जो इसमें फोर्स लगा। सपोज यहाँ फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन के अलोंग वर्क आएगा ऐसा। बट हम बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चन है हमारे वो कितने टाइप के होंगे और उनके जो हम सॉल्यूशन है वो कितने टाइप से सॉल्यूशन कर सकते हैं। सपोज हमारे क्वेश्चन है हमारे 1 और 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक इस थ्योरम का यूज करके, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके। जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे तो ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब F1 F2 जो भी फोर्सेस होंगे तो उनका वो फोर्स इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकंड फोर्स उसका डिस्प्लेसमेंट, अगर सेकंड है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे, हम दोनों तरीके के क्वेश्चन इसमें करेंगे वैसे। तो पहला तरीका हुआ हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके क्वेश्चन सोल्व करना। दूसरा तरीका है हमारे पास टोटल एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन को करना। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखी जाएगी कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी है, और जो फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उनका सम कितना है, वो दोनों इक्वल रखने होंगे, उनसे वैल्यूज निकाले जाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन सेकंड है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट का, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट हमने पहले लिया था, इसे हम देखते हैं कि हमारा दो टाइप से क्वेश्चन करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पर। तो आगे सपोज ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, ये इस पर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो हमने जैसे पहले किया था कि हम इसको लेते हैं, ये हुआ हमारा F कोस थीटा और इन दोनों की मल्टीप्लाई लगती है, और ये इस फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की, हमारे पास फिर वर्क आता है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला वो है F sin थीटा। एक्चुअली इधर मूवमेंट है नहीं, मतलब वेलोसिटी इधर है नहीं, तो हम इस वाले कंपोनेंट को कंसिडर नहीं करेंगे, इस वाले कंपोनेंट को छोड़ देंगे। हमें कौन से वाले कंपोनेंट कंसिडर करने होते हैं वर्क में, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डायरेक्शन में हमें वर्क को देखना होता है। या अगर हम इस थ्योरम को समझने के लिए हमें देखना होगा कि जिस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट ऑब्वियसली होगा ही होगा वैसे फोर्स का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, वेलोसिटी भी इधर ही होगी, उसका डिफरेंशिएशन होती है वेलोसिटी। तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं, हमें पता है कि जो टेंजेंशियल फोर्स है वो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है, मतलब जो टेंजेंशियल फोर्स है वो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है। और इस फिनोमिना में हम जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं या जनरली हम वर्क की भी बात करते हैं तो हम टेंजेंशियल ही फोर्स देख रहे होते हैं तब, क्योंकि हम देखो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर तो हमने लिया नहीं, हमने लिया है टेंजेंशियल, तो हम टेंजेंशियल ही देखते हैं इसके इस फिनोमिना के अलोंग। ये हमारा Ft मतलब टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन को एक और तरीके से लिखते हैं v dv बाय ds, या हम एक्सेलरेशन को ऐसा लिखते हैं dv बाय dt। ऐसा हम तब लिखते हैं जब
कंपोनेंट टी में होता है, टी में, तो एक बार हम इसको टी में कर दिया तो ऐसा होता है तब वो, बट अगर कंपोनेंट एस में हो, v का एक्सप्रेशन एस में हो, तो तब हम लिखते हैं, एक बार हम उसको टी के अलोंग कर देते हैं, फिर बचा वो p dv बाय ds। तो हम इधर देख रहे थे मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब v dv बाय ds इज इक्वल टू f t इंटू ds इज इक्वल टू m v dv। हमारे पास ये आया। इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन बोथ द साइड, इंटीग्रेशन बोथ द साइड, इंटीग्रेशन इसमें किया f ds इज इक्वल टू m बाहर है v dv। तो हमें जो ये हमारा वर्क हुआ, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टी वर्क हुआ हमारा इनिशियल से फाइनल तक। वैसे ही लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको वर्क लिख दिया, तो छोटा वर्क हुआ ये, और इसके डिफरेंशिएट, इसके इंटीग्रेशन के बाद ये बड़ा वर्क हुआ। हम देखते हैं यहाँ तो dv यहाँ लिखा हुआ है, हमें इसकी अपर और लोअर लिमिट v की भरनी होंगी। v की मतलब जब हम इधर फिल इसको करेंगे, यहाँ फिल यहाँ और यहाँ अपर और लोअर लिमिट हमें लिखनी है v की। v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की लोअर लिमिट मतलब जब बॉडी स्टार्ट हुई है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, तब हमने लिखा इसको u, बाद में इसको v। हमारे पास ये हुआ, हम इसको dw लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू m, ये हुआ v स्क्वायर बाय 2, ये u टू v। फिर इसके बाद हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 हमने बाहर लिया, ये आएगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इसलिए आएगा, 1/2 बाहर लिया, v मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो हमारे पास ये आएगा w इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। सो ये जो 1/2 m v स्क्वायर है, ये है फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब kf, माइनस 1/2 m u स्क्वायर है इनिशियल एनर्जी, क्योंकि u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारे पास हुआ जो एक्सप्रेशन इससे मैच करता है। ये हमने एक फोर्स लेकर इसको प्रूव किया है कि जो हमारा वर्क डन होता है, हमने यहाँ एक फोर्स लेकर इसको प्रूव किया है, एक कि वर्क डन जो होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। फोर्स दो भी हो सकते हैं, फोर्स दो होंगे तब हम उनका सम इस डायरेक्शन में लिखेंगे, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस इधर तरफ, मतलब दो होंगी, एक ये और ये, इधर हम लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब F1 F2 और उनका डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई लगा के, क्योंकि वर्क डन आएगा उससे। इधर हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के। सो ये हुआ हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। सो इसका स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका एक्सप्रेशन है W all मतलब ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसका प्रूफ इस तरीके से है कि हमने एक टेंजेंशियल फोर्स लिया और उसके अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिया, ऐसा हमने इसको ब्रेक किया, एक्सेलरेशन को v dv बाय ds के फॉर्मेट में, ds की इधर मल्टीप्लाई लगाई तो ये हमारे पास आया वर्क डन। फिर हमने इंटीग्रेशन बोथ द साइड किया, बोथ इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास
ये फंक्शन निकल के आया W इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। सो ये 1/2 mv स्क्वायर होता है फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने माइनस लिखा, तो ये प्रूफ होता है कि ये काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है वर्क डन। इसके बाद हम इसके ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं, बट हमें ध्यान रखना ये है कि हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करते हैं इसमें, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं बस, और फाइनल माइनस इनिशियल देखते हैं। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी देखनी है तो फिर हमें क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं करना है, फिर हमें एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन करना है। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, इनिशियल वाली का और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम फाइनल वाली का इक्वल रखना है। वो फिर अलग टाइप से क्वेश्चन होगा, उसे भी देखते हैं। इस थ्योरम में ही आगे कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन दे रखा हो और पूछा हो कि फोर्स बताइए। कहने का मतलब सपोज ये कोई काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे पास कोई कर्व है, ये इस पॉइंट पर फोर्स हमारा Ft है, वैसे फोर्स चेंज होता हुआ जा रहा है, बट इस छोटे से पॉइंट के लिए जब काइनेटिक एनर्जी छोटी सी है, डी के है, इसको हमें देखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, या हम ऐसे देख सकते हैं कि फोर्स हमने अभी लिखा है Ft इंटू डी एस इज इक्वल टू डी के भी हो सकता है कभी। फिर हमसे पूछा जाएगा कि Ft की वैल्यू बताइए, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन देके फोर्स की वैल्यू पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन देके फोर्स की वैल्यू पूछेंगे। सो हमें Ft इज इक्वल टू डी के बाय डी एस, उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, उसका डिफरेंशिएशन कर देना है डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। सपोज ये हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसा कोई क्वेश्चन आया हमारे पास कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2x plus 1, dk is equal to 2x plus 1. So what is the force acting on a particle? Force acting on a particle. Force acting on a particle. Force acting on a particle, और ये किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी कि the kinetic energy of a particle, the kinetic energy of a particle है dk is equal to 2x plus 1। हमें बताना है फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स की वैल्यू बतानी है हमें। तो हमें देखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो dk है, मतलब dk है, तो वो F इंटू डी एस के इक्वल होगी। F इज इक्वल टू डी के बाय डी एस इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1। फिर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, ये आएगा हमारे पास 2, क्योंकि फोर्स है तो F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ऐसा भी हो सकता है कि ये के होगा ये के कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ये है, और हमें बताना होगा फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कि कुछ तो फोर्स होगा जब ये काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ तो फोर्स होगा जब ये काइनेटिक एनर्जी होगी, उस फोर्स की वैल्यू बतानी है हमें। तो उस फोर्स की वैल्यू बताने के लिए अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसको डिफरेंशिएशन करना होगा x के रेस्पेक्ट में। सो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, हमारे पास 2 आया, तो हमारे पास जो है 2 न्यूटन, हम इसको देख सकते हैं 2 न्यूटन। इसके बाद हम ये भी
इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये एम मास जो है रेस्ट पर है और ये स्मूथ है सरफेस, और हमें बताना है कि वर्क डन, इसमें जो है हमें पहला अप्लाई करना है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है कि यहाँ ये h हाइट पर रेस्ट पर है और जो ये नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी हमको बतानी है। तो हम इसको बताते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। सो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जो है, इसमें कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ ये टच हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ, क्योंकि जब कोई भी सरफेस किसी से टच होता है तो परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगता है। नॉर्मल मतलब सरफेस का रिएक्शन फोर्स जो बैलेंस के लिए होता है वो वाला, ऐसा। तो ये नॉर्मल फोर्स, और क्योंकि ये h हाइट पर है तो एक लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, ऐसा mg नीचे की तरफ। तो दो टाइप के फोर्स हैं हमारे पास यहाँ, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स F नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तो जीरो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ कोई वेलोसिटी है नहीं, तो जीरो प्लस, और यहाँ इस कंडीशन में इसके पास 1/2 mv²। तो ये हुआ हमारा। अब हम देखते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी ये कंजर्वेशन फोर्स है। तो ऐसा मैंने बताया होगा कि ऐसा ये m मास था और यहाँ हम इसको ऐसे लेंगे तो ये किसी भी पाथ से जाएंगे तो इसमें वर्क डन होगा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा इस केस में, अगर ये h हाइट पर है, इज इक्वल टू mgh। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh प्लस, अब बात करते हैं इसकी F नॉर्मल की, नॉर्मल फोर्स। सो नॉर्मल जो होगा तो वो ds इस डायरेक्शन में होगा और नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। तो ऐसा होगा हमारे पास कि फोर्स मतलब n इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा वाला हमने लिया ds, इंटू cos 90 इज इक्वल टू 1/2 mv²। cos 90 जीरो है तो जीरो हो जाएगा, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2gh इज इक्वल टू v²। v इज इक्वल टू √2gh, v इज इक्वल टू √2gh हमारा यहाँ। ये हमने किया वर्क एनर्जी थ्योरम से। हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन से। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। हम ऐसा समझते हैं कि ये पूरा स्मूथ है सरफेस और कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, और हम फिर ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, वरना अगर क्वेश्चन एनर्जी लॉस हुई तो लगेगा ही नहीं। फिर इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा। तो हम देखते हैं इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
इनी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम देखते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी, पोटेंशियल जितना ज़्यादा एच हाइट पर जाएंगे, जितना ज़्यादा मास के साथ जाएंगे, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ है mgh, mgh। अगर ये एक जीरो लेवल है तो मतलब जीरो पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ समझी, यहाँ से हम हाइट कंसिडर करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ जीरो है, सो एच हाइट पर mgh। हमने जब हम एच हाइट को ऐसे, हमारे पास ये हमारे पास मार्कर है, हम जब इसको ऐसे ऊपर लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, तो इसमें पोटेंशियल स्टोर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। जैसे एच हाइट पर लेंगे तो mgh, h2 हाइट पर लेगा mgh2, ऐसा। जितना हम इस पर वर्क करेंगे इसको ऊपर ले जाने के लिए, वो इसमें सेव हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा इसका। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसमें क्योंकि रेस्ट पर है, यहाँ v जीरो है तो ये जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी v है इसके पास, और इसका जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी पर है, तो हमने जीरो इसको कंसिडर किया। काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2mv²। सो यहाँ से भी हमारे पास v इज इक्वल टू √2 GH हमारे पास है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम दो टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड देन हमने इसको प्रोसीड किया कि कितने टाइप के फोर्सेस हैं, मतलब कितने टाइप के फोर्सेस इसमें लगे हैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उनसे उनका वर्क डन देखा, देन हमने इसको v फाइंड किया। हमारे पास सेकंड एनर्जी कंजर्वेशन जो हम लगा सकते हैं, बट हम इसको देखेंगे कि एनर्जी कहीं लॉस नहीं हुई, एनर्जी कहीं लॉस नहीं हुई, तब हम ऐसा लगाएंगे कि एनर्जी इज इक्वल, एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल, तब हम ऐसा लगाएंगे। वरना हम ऐसा लगाएंगे कि फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस जितनी हुई और जितनी बची, ऐसे भी ये भी लगा सकते हैं। तो हमने ऐसा लगाया इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, हमने ऐसा समझा कि जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन वगैरह कोई नहीं लगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, जितनी पहले थी उतनी बाद में बची, ये हमने प्रोसीड किया। हमारे पास v इज इक्वल टू √2 GH आया। इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हमारे पास ये कोई सरफेस है, ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है जिस पर फ्रिक्शन लगेगा, सरफेस स्मूथ नहीं है। ये हमारे पास m कोई मास है और ये ऐसी इंटरलॉकिंग हुई है कि पीछे f लगेगा हमें हमेशा, और ये आपको पता है कि ये mg होता है और ये सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है। तो सपोज ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका x डिस्प्लेसमेंट जाने के बाद ये यहाँ रुक जाता है, ऐसा ये यहाँ रुक जाता है। तो हमसे ऐसा देखा कि एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना हुआ, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा एनर्जी इसमें। फिर हम देखते हैं कि जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, वो ही उसमें सेव हुआ होगा। कि जैसे पहले ऐसा समझो कि जैसे कुछ एनर्जी थी और फिर सारी खत्म हो गए, बाद में बची वो रेस्ट में आ गया, तो हम देखते हैं कि खत्म कितनी हुई, जितनी खत्म हुई एनर्जी, जितनी एनर्जी लॉस हुआ, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी लॉस हुआ, जितनी थी इनिशियल उतना टोटल एनर्जी लॉस हुआ और फाइनल वो रेस्ट में आई। तो इसलिए हम इसको वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, जिससे हमें फ्रिक्शन की एनर्जी लॉस पता लगेगी। फिर x ये डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन है, इस डायरेक्शन में, तो हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। कोस थीटा एंगल है फ्रिक्शन और यहाँ डिस्प्लेसमेंट के बीच का, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स का डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। कोस है यहाँ पाई मतलब माइनस ऐसा, या ऐसा हम समझ सकते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल लॉस हो जाएगा, जैसा हम एनर्जी समझ सकते हैं कि एक हमने दिमाग लगाया कि जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो निगेटिव साइन आएगा, निगेटिव साइन मतलब वर्क डन निगेटिव होता होता जाएगा। बट इसमें हम देखते हैं कि एनर्जी लॉस, तो हमारे पास एफ एस हुआ, एफ होता है फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू हमारे पास है एन, जो बैलेंस किया है हमने, एन इज इक्वल टू एम जी, एन इज इक्वल टू एम जी, एम जी इज इक्वल टू, सो म्यू एम जी एक्स, जो लॉस हुआ है वो हुआ है म्यू जी एम जी एक्स। फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये इस x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू क्या है, मतलब सपोज कोई शुरू में इनिशियल एनर्जी थी, शुरू में इनिशियल एनर्जी थी और फिर वो कुछ दूरी गया, एनर्जी खत्म हुई और रुक गया, देन हमें बताना है कि वो कितनी जो दूरी है वो कितनी चला। तो इसी से देखते हैं कि हमें सपोज इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम देखते हैं कि एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल, जितनी इसमें एनर्जी इनिशियल थी मतलब 1/2 mv स्क्वायर, v स्क्वायर लेने के बाद फिर ये रेस्ट में आ जाता x डिस्प्लेसमेंट के बाद, सो 1/2 mv स्क्वायर, और कुछ एनर्जी लॉस करने के बाद रेस्ट में आ जाता है। सो कितनी एनर्जी लॉस हुई, वो एनर्जी लॉस हुई माइनस म्यू एम जी एक्स, म्यू एम जी एक्स एनर्जी लॉस हुई। हम इसको माइनस साइन से दिखाते हैं क्योंकि ये एफ डायरेक्शन हुआ वर्क डन। सो म्यू एम जी एक्स एनर्जी लॉस हुई प्लस, अब तो ये रेस्ट में है और ये जीरो पोटेंशियल लेवल पे, तो इसकी एनर्जी हो जीरो होगी। सो 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी एक्स, एम से एम खत्म हो जाएगा, फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू और g। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आएगी कितनी दूरी जाकर ये एनर्जी इसकी खत्म हुई। अब इसके पास जब ये रेस्ट में आएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, mgh है नहीं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि ये रेस्ट में तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है नहीं, इसलिए हमने लिखा जीरो। एनर्जी लॉस इतना हुआ है, जो इसकी इनिशियल एनर्जी सारी लॉस होगी, फिर इसके पास जीरो बची। तो हमने x की वैल्यू निकाली कि x ये कितनी डिस्टेंस गया है, कितनी डिस्टेंस चला है, वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ये डिस्टेंस गया है। हम इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं कि स्मूथ सरफेस के लिए कि कितनी डिस्टेंस गया, एज सपोज ये हमारे पास h हाइट पर था और ये h हाइट पे ऐसे नीचे आया, ऐसे 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 नीचे आने के बाद ये रफ सरफेस है यहाँ ऐसा, तो ये कुछ दूरी गया, कुछ ऐसा, इतनी x यहाँ आया, फिर यहाँ आके रुक गया, यहाँ आके रेस्ट में आ गया।
इस x की वैल्यू, तो यहाँ भी हम इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी लगा सकते हैं। मतलब एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। इनिशियल एनर्जी h हाइट पर है, m रेस्ट पर, तो 1/2 mv² आएगी, 1/2 v² 0 है तो 0 हो जाएगी, mgh आएगा बस खाली। फाइनल एनर्जी में कुछ एनर्जी लॉस हुआ है, मतलब वो म्यू mgx का लॉस हुआ है, प्लस अभी रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर है, तो mgh इज इक्वल टू म्यू mgx। हमें इस x की वैल्यू बतानी है, मतलब ये कितना रफ सरफेस पर चला। mg कट जाएगा, x इज इक्वल टू h बाय म्यू, h बाय म्यू हमने फाइंड किया, x इज इक्वल टू h बाय म्यू। तो हमने देखा था एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू आई माइनस म्यू mgx। इसको हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू v² अपॉन 2 म्यू g। अगर ऐसा हुआ कि x रफ सरफेस पर चलने के बाद इस ऐसे डायग्राम में कि कोई हाइट पर है m और नीचे आया वो इंक्लाइन मोशन में, ऐसा कोई रफ सरफेस पर चलने के बाद x डिस्टेंस वो रुक गया, मतलब रेस्ट पर आ गया, रेस्ट पर आ गया, तो हम इस देख सकते हैं एनर्जी इनिशियल फाइनल। इनिशियल वो mgx 1/2 mv² v² तो 0 है, तो mgh बचा बस खाली है, इज इक्वल टू म्यू mgx प्लस 0, क्योंकि अब यहाँ कोई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो 0, mg से mg कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू h बाय म्यू। h मतलब कितनी h पर था वो शुरू में, म्यू मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट। इसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेशन फोर्स एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो कंजर्वेशन फोर्स होता है हमारे पास F वेक्टर C, कंजर्वेशन फोर्स मतलब इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ U, मतलब माइनस डेल U, ऐसा। R का ये फंक्शन है, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर एफ सी इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल आर। डेल आर मतलब डिस्टेंस, या ये आर का फंक्शन है, हम इसको एफ सी इंटू डी आर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी यू, ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में। So du is equal to minus fc into dr। ये हमारे पास ये आया। इस डेल का मतलब समझते हैं हम क्या है। वैसे हम अगर डी आर का मतलब समझें तो हमारे पास डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप हमारे पास ये है। इस डी आर का मतलब अगर हम एफ सी में इस डी आर की मल्टीप्लाई लगाएंगे डी एक्स डी वाई डी जेड के कंपोनेंट आई कैप जे कैप के साथ ऐसा मल्टीप्लाई होंगे। अब हम देखते हैं कि इस डेल का मतलब डेल इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप। इसमें u के x y और z के कंपोनेंट फिल होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगा। ये इसमें हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी
कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, हमने कुछ वर्क डन किया, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, जैसा सपोज यहाँ है, ये जीरो लेवल है, जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से इसको हम लेके गए, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी यू आई, और हमने कुछ वर्क डन किया, एफ एक्सटर्नल किया, और हम इसको एच हाइट पर ले गए, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने ज़्यादा कर दी यू एफ, क्योंकि हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया, तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे हमेशा काम कर रहा था, और हमने उसके अगेंस्ट वर्क किया एक्सटर्नल, ऐसे। तो अगर हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है और फोर्स का वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास नेगेटिव वर्क डन आएगा। इसलिए हमने जो वर्क डन, जो पोटेंशियल एनर्जी लगाते हैं, जो इंक्रीज हुई है वो नेगेटिव हुई है, ऐसा हम समझते हैं, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि जो हमने वर्क डन किया है, जो हमने फोर्स लगाया है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है। अगर हम सेंट्रल फोर्सेस की बात करें, कंजर्वेशन फोर्स है यहाँ, और हमने कंजर्वेशन फोर्स पिक किया ये, फिर हमने अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। तो हमने जो एक्सटर्नल वर्क किया, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स से वर्क किया, तो वो हमारा पॉजिटिव था, बट क्योंकि हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं एफ सी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो एफ जी इधर वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे डी एस कोस पाई, तो निगेटिव आएगा एफ जी इंटू डी एस, एफ जी इंटू डी एस निगेटिव, तो ये हमारा इसलिए निगेटिव। तो हमने देखा कि माइनस डी यू क्यों आता है। हम इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। तो कभी हमसे पूछेगा कि फोर्स, तो फोर्स हमारा ऐसे आएगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डिफरेंशिएशन करने से। और कभी हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी तो डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ सी इंटू डी आर, उसका इंटीग्रेशन करने से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। हम देखते हैं इन दोनों फॉर्मूले जो है हमारे पास, फॉर्मूला नंबर 1 और 2। हालांकि हमें ये याद रखना है, एफ सी इंटू डी आर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जैसा हमारे पास ये दो क्वेश्चन है यहाँ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन स्पेस इज गिवन बाय u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड फोर्स एसोसिएटेड विद दिस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके साथ एसोसिएटेड फोर्स हमको बताना है, तो हमें पता है F इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल आर। तो हमारे पास x और y के हैं, तो हम डेल u का x कंपोनेंट मतलब एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स प्लस, यहाँ हमने इसको ब्रैकेट लगाया, प्लस y कंपोनेंट इसका वाई स्क्वायर ऑन डेल y। यहाँ एक साथ भी लिख सकते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट हमें पता है कि वाई स्क्वायर का यहाँ होगा नहीं, तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर लिखा है। और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समझ सकते हैं, बट स्क्वायर का होगा नहीं, तो हमने वाई स्क्वायर लिया बस खाली। तो ये हमारे पास आएगा माइनस 2x आई कैप, ये आई कैप होता है हमारा, और ये जे कैप होता है। इसको अगर हम पूरा लिखें, इसको ब्रेक करने के बाद
बाई डेल वाई यू जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, हमारा ये हमारा आया। तो इसके बाद हम ऐसा समझते हैं, चलो कि हमने इसको ऐसा रखा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स और वाई हमारे पास, तो हम इन दो को लेंगे बस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल यू बाई डेल जेड, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डेल वाई ये जे कैप के हमारे पास है नहीं के कंपोनेंट, तो हमें पता है वैसे ही एक्स डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे जैसा भी हमने लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाई वाई स्क्वायर ऐसा। तो ये हमारे पास है माइनस 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप, ये एफ फोर्स की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप, एफ फोर्स की वैल्यू। इसके बाद हमारे पास फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप। दरअसल यही क्वेश्चन है हमारे, ये आएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है F इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स या डेल आर जो भी है, हमने ये लिखा डेल आर लिख दिया। चलो हम एक्स भी लिख सकते हैं, मत ये डिस्टेंस के जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे माइनस साइन आएगा, ऐसा समझ सकते हैं इसको। F इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस डेल यू, ऐसा इन दोनों का इंटीग्रेशन किया हमने। यहाँ फिर हमने एक्स ही ले लिया, फिर अब हम इस डी एक्स को ऐसे समझेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इधर पुट करने के लिए हमारे पास एफ वेक्टर है माइनस 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप, ये डी एक्स लिखा है तो डी एक्स की वैल्यू लिख देते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आएगा माइनस साइन, क्योंकि ये पहले माइनस है तो हमने इसको माइनस लिया, बाहर ले लिया तो ये प्लस हो गया। अब ये ऐसा है कि 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू u, so u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ऐसा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा ऐसे, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा ऐसा। ये हमारे पास ये आया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से एक 5 kg का जो है ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, फ्री फॉल करता मतलब रेस्ट से गिरता है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर से गिरता है एंड रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और 10 मीटर पर सेकंड पर रीच करता है, मतलब उसकी जो लास्ट वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। हाउ मच वर्क इज डन बाय द पुश, सो बीच में एयर मॉलिक्यूल होंगे जो उसे पुश करते होंगे, मतलब जो उसकी वेलोसिटी कम करते होंगे, कम कर रहे होंगे। सो हमें बताना है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द पुश, सो उन एयर मॉलिक्यूल ने कितना पुश किया, कितना वर्क डन किया ऑन द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम यहाँ लगाते हैं
वर्क एनर्जी थ्योरम। सो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, शुरू में और लास्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। तो यहाँ इस पर बोला है कि एक तो वर्क डन हुआ है एयर पुश, मतलब जो एयर के मॉलिक्यूल ने इस ऑब्जेक्ट को पुश किया ऊपर की तरफ, जिससे इसकी स्पीड कम हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी स्पीड, कुछ ज़्यादा होती अगर ये एयर मॉलिक्यूल ना होते बीच में। तो उन्होंने पुश किया है, तो उन्होंने कुछ वर्क डन किया है। एक तो वर्क डन हो वो, दूसरा वर्क डन जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया है इसको नीचे लाने के लिए फ्री फॉल में करता है ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क। तो एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स वाला वर्क, प्लस एक हुआ एयर रेजिस्टेंस, जो एयर के मॉलिक्यूल ने इसको पुश किया है, उन्होंने जो वर्क डन किया है, जो हमसे पूछा है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1/2 mv², v² ये 10 है, 10² 1/2 इनिशियल 1/2 m इंटू v, यहाँ रेस्ट पे तो इसका u जो है 0 हुआ, 0 का स्क्वायर। हम देखते हैं इसके बाद 1/2 m 10 का स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं ये होता है mgh, ये हम इस 5 kg के ब्लॉक को ऐसे ले गए तो हमारे पास जो है mg, और हाइट पर ले गए हम 20 हाइट पर, प्लस w air इज इक्वल टू 1/2 m, m है हमारे पास 5 kg ब्लॉक, तो ये है हमारे पास 100, 5 kg ब्लॉक, और ये है 10, और ये है हमारे पास 20, प्लस वर्क डन बाय एयर मॉलिक्यूल, मतलब रेजिस्टेंस, ये 50 हुआ, और ये हमारे पास 250 हुआ, w एयर इज इक्वल टू 250 हुआ, ये हमारे पास ये हुआ 5, ये 250 हुआ, माइनस 1000 हुआ, ये माइनस 750 जूल हुआ। तो हम देख सकते हैं कि W एयर इज इक्वल टू, मतलब जितना पुश किया है उन्होंने, जितना वर्क डन किया है एयर मॉलिक्यूल ने, वो आया है हमारे पास माइनस 750 जूल। हमने इसमें लगाई है वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू एयर, मतलब फ्री फॉल में ग्रेविटेशन फोर्स जितना वर्क डन किया है, प्लस एयर मॉलिक्यूल ने जितना उसको रेजिस्ट किया है नीचे आने के लिए, उसकी वेलोसिटी कम की है, इज इक्वल टू 1/2 mv², मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 1/2 u²। इसकी वैल्यू पुट की हमने, फिर हमारे पास आया w इज इक्वल टू वर्क डन बाय एयर मॉलिक्यूल टू रेजिस्ट द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस 750 जूल। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है पावर, जो मेजर होता है वाट में। इसके बाद हम देखते हैं पावर। अभी तक हमने वर्क और एनर्जी, इसके बाद हमारे पास है पावर। हमने अभी तक वर्क और एनर्जी कवर किया है।
पावर में देखते हैं हम वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारे पास है पावर। वर्क डन मतलब P एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा W बाई डेल्टा T। अगर डेल्टा T बहुत छोटा हो, डेल्टा T टेंड्स टू 0, देन जो हमारे पास लिमिट आएगा डेल्टा T टेंड्स टू 0 में डेल्टा W डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाएगा TW बाय DT, P एवरेज P AB डेल्टा W बाय डेल्टा T। जैसे हमारे पास है 100, हम ये फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारे पास। इसके हम देख सकते हैं कि वर्क डन होता है हमारे पास F इंटू एस। अगर पावर जो है हमारे पास डिलीवर हुई हो एक कांस्टेंट फोर्स से, इफ पावर डिलीवर्ड बाय, इफ पावर डिलीवर्ड by a constant force, if power which is here P is equal to delta W by delta T, delta D W is equal to F into ds, if power delivered by a constant force, ये वाला P, then F तो constant हुआ, फिर तो F हम इसको बाहर निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन से, तो हमारे पास ds बाई डी टी बचेगा। फिर ds बाई डी टी को मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम, तो हमारे पास आएगा F इंटू वी। P इज इक्वल टू F इंटू वी, एफ वी कोस थीटा। ये इन दोनों का एक ऐसा समझो कि डॉट प्रोडक्ट है यहाँ हमारे पास। जैसे कि हम, और इसका जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर सेकंड, मतलब यहाँ हम जो है जूल पर सेकंड में बात करते हैं, या वोट और वाट। एक होता है वोल्ट, वो पोटेंशियल से रिलेटेड है, एक होता है वाट, ये पावर से रिलेटेड है। जैसे कि हम समझो कि 50 जूल पर सेकंड हो, जूल पर सेकंड हो तो 50 जूल वर्क डन हुआ है पर सेकंड, ऐसा समझ सकते हैं हम। 50 जूल वर्क डन हुआ है पर सेकंड, एक सेकंड में 50 जूल वर्क डन हुआ है। सपोज कोई बल्ब है वो 50 वाट का है, तो 50 जूल वर्क, 50 एनर्जी इमिट हुई है जूल पर सेकंड में, या और इसको 50 वोट भी कहेंगे। 50 वोट और 50 जूल पर सेकंड एक बात है, ऐसा कि 50 जूल सेकंड, 50 जूल, 50 जूल एनर्जी इमिट हुई है, 50 जूल एनर्जी इमिट हुई है पर सेकंड, तो फिर उसे बोलेंगे पावर। क्योंकि वर्क डन पर सेकंड जो होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो भी हमारे पास टाइम है, मिनट है या सेकंड है, वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है वो है पावर। वो है उस ऑब्जेक्ट की पावर, कि कितने जूल इमिट कर रहा है, कितने वर्क डन कर रहा है पर टाइम में, पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड में। क्योंकि यहाँ हमारे पास है SI
तो हम देख रहे हैं पर सेकंड में कि एक पर सेकंड कितने वर्क डन कर रहा है वो डिवाइस, तो उसकी पावर फिर उतनी ही होगी कि जैसे 50 जूल पर सेकंड कर रहा है तो 50 वॉट उसकी पावर, 60 जूल पर सेकंड कर तो 60 वॉट, मतलब 60 जूल पर सेकंड मतलब 60 वर्क डन हो रहा है पर सेकंड, ऐसा है हमारे पास 60 वर्क डन पर सेकंड, 60 वर्क डन पर सेकंड हो रहा है हमारे पास। 60 जूल का मतलब ये है। ऐसा ही 100 वाट समझो, 100 वाट का मतलब क्या है कि 100 जूल पर सेकंड, वर्क डन इज 100 जूल पर सेकंड, जो भी वर्क डन है पर सेकंड वो होगा पावर, वो होगी उस डिवाइस की पावर। वर्क डन पर सेकंड, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर सेकंड, जूल पर सेकंड, वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकंड, W/T, W मतलब वर्क का यूनिट जूल, टाइम मतलब सेकंड। तो हम इसके कुछ यूनिट्स देखते हैं, यूनिट्स इसके जैसे कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट होता है 10⁻³ और वाट का वाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 1 किलोवाट आवर is equal to 3.6 multiplied 10⁻6 जूल। जैसा कि देख रहे हैं आपकी जूल है इसमें, तो 1 किलोवाट आवर जो है पावर का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है। 1 किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, इसलिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आया है। 1 हॉर्स पावर में इज इक्वल टू होता है 746 वॉट, और किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है इसलिए आया है जूल। पावर में हमको याद रखना है कि पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, हमारे पास F इंटू वी आता है वेक्टर फॉर्म में, एफ वी कोस थीटा, वेक्टर F इंटू वी, हमको ये याद रखना है। और ये भी 1 किलोवाट 10⁻³ वाट, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, क्योंकि ये एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ पंप लिफ्टिंग वाटर। पंप लिफ्टिंग वाटर, ग्राउंड लेवल से पंप ऊपर ले जाते हैं, मतलब पंप हम नीचे लगाते हैं और ऊपर पानी जाता है, तो वो वाला पंप। सपोज ये यहाँ ऐसा लगाया हमने, ये ऐसा पानी ऊपर ले गया ऐसा, तो हमें इसका बताना है कि पावर, इसकी पावर। तो हमें देखना होगा, समझना होगा कि जो पंप है उसका वर्किंग क्या है। तो पंप हमारा ग्राउंड लेवल से पानी को उठाता है और एक लेवल हाइट पर ले जाता है। इसका मतलब उसने
पंप ने उसको पोटेंशियल एनर्जी दी, पानी को पोटेंशियल एनर्जी दी। फिर जब हम पंप को चलाते हैं ऊपर छत पे तो फिर वो स्पीड से जाता है पानी, इसका मतलब पानी में काइनेटिक एनर्जी भी है। पानी पंप जो है वर्क करता है पोटेंशियल एनर्जी देने का, उसको ऊपर ले गया है, कोई ऊपर ले गया तो वो फिर रेस्ट पे होना चाहिए था, जाके ऊपर ले गया है और उसके तुरंत फिर काइनेटिक एनर्जी दी। मतलब पंप वर्क करता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी देने का उसको। तो यहाँ हमारा कहीं पंप लगाया ऐसा, ये पंप लगाया ऐसा, और ये हमने सपोज कुछ एलिमेंट लिया डीएम, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल का एक सेट लिया हमने डीएम, और ऐसे इधर को इसको ले गए और यहाँ ये जब आया तब इसके पास एक V है और एक पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। हमें निकालना है पावर का फॉर्मूला, मतलब P का फॉर्मूला। मतलब कुछ इसके पास एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी थी इसके पास, इनिशियल एनर्जी से वर्क डन हुआ, पंप ने किया, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी मिली जो बढ़ गई, फाइनल एनर्जी जो ज्यादा है इनिशियल से। तो इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो दोनों जीरो है, क्योंकि यहाँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, जीरो है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर है। काइनेटिक एनर्जी इसके पास है नहीं, 1/2 mv², मतलब ये v भी है इसके पास अभी नहीं है, तो ये हमारे पास हुआ 0 0। फिर इसके पास dw जो छोटा सा वर्क डन किया इस छोटे से dm के लिए पंप ने, तो वो है। फिर इसके पास फाइनली 1/2 m मतलब dm इंटू v² प्लस mgh dm gh ऐसे। तो हमारे पास dw इज इक्वल टू 1/2 dm v² प्लस dm gh। अब जो पावर होती है वो होती है जूल पर सेकेंड, मतलब वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हमें dt से डिवाइड करना होगा, तो हमने dt से डिवाइड कर दिया, इधर भी हमने dt से डिवाइड करना होगा, मतलब यहाँ भी हमने dt से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास dm कॉमन आया अपॉन dt, अंदर v²/2 प्लस gh, dw/dt होता है p एवरेज। ये है हमारे पास पावर, p मतलब पावर, dm/dt इंटू v²/2 प्लस gh। यहाँ हमारे पास केस है कि जब जस्ट लिफ्ट किया हो, काइनेटिक एनर्जी ना दी हो, जब जस्ट लिफ्ट किया हो पंप ने और काइनेटिक एनर्जी ना दी हो, मतलब जस्ट लिफ्ट किया हो, काइनेटिक एनर्जी ना दी हो, तो फिर इस वाले फॉर्मूले में 0 आएगा प्लस dw आएगा इज इक्वल टू dm gh। देन हम इसको डिवाइड करेंगे फिर dt से, तो p आ जाएगा हमारे पास p इज इक्वल टू dm/dt इंटू gh। और जब हम कोई हमारे पास मशीन है तो उसकी एफिशिएंसी होती है, जैसा कि सपोज इसकी एफिशिएंसी है पंप की कि इसने जितनी बिजली ली,
इतना करंट लिया तो उसमें से कुछ तो एक गर्म हुई, कुछ इसने आवाज करी, तो कुछ एनर्जी हीट में गई, कुछ एनर्जी इसके नॉइज में गई, तो वहाँ कुछ एनर्जी लॉस हुआ, बट हमने वो कंसिडर नहीं की। हमने खाली लिखा एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। एनर्जी इनिशियल में काइनेटिक और पोटेंशियल हमने फिर वर्क डन बाय पंप इक्वल टू ऐसा, मतलब जो एनर्जी इनिशियल थी वो एनर्जी फाइनल। बट ऐसा नहीं हुआ होगा कि इफिशिएंसी जो होती है हमारी ईटा इज इक्वल टू पी आउट अपॉन पी इन, मतलब ये जो रेशो होगा वो ईटा हमेशा इनके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। 1 का मतलब है कि 1 से थोड़ा कम रहेगा, वैसे 1 का मतलब है बिल्कुल आइडियल, मतलब बिल्कुल नई मशीन, उसका 1 है, मतलब ईटा उसका 1 है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी एकदम बहुत ऊपर है, बहुत हाई है, मतलब वो मशीन एकदम प्रॉपर वर्क करती है, एकदम जितनी एनर्जी लेती है उतनी एनर्जी। हालांकि ऐसी मशीन होती नहीं, आइडियल फॉर्म है। और ये 0 मतलब खटारा, खराब मशीन, बेकार। तो पी आउट मतलब पी इन है, मतलब जो हमने इनपुट दिया, पी आउट का मतलब जो हमें आउटपुट मिला। सपोज 2 हमने इनपुट दिया और 2 ही हमें आउटपुट मिला, तो 1 हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि 2 इनपुट हम देंगे 2 ही आउटपुट हम मिलेंगे, कुछ तो लॉस होगा, थोड़ा सा ही लॉस हो, नई मशीन में भी थोड़ा तो लॉस होगा, कुछ लॉस होगा। और पुरानी जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी ज़्यादा लॉस होता जाएगा और तब 0 आ जाएगा फिर। तो ये है हमारे पास केस। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये पी आउट मतलब बाद वाली पावर और शुरू वाली जो पी इन, यह हमें समझ सकते हैं इनपुट और आउटपुट, कि हमने कितना इनपुट डाला और कितना आउटपुट हमें मिला। अगर हमने जितना इनपुट डाला उतना ही आउटपुट मिला तो मतलब मशीन आइडियल है, मशीन एकदम अच्छी है, महंगी वाली है। बट मिलता नहीं है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है बीच में, कुछ पावर का लॉस हो जाता है बीच में, तो इस वजह से आउटपुट थोड़ा कम मिलता है। तो जितना आउटपुट कम मिलेगा उतने पूरे से डिवाइड होने के बाद वो कम आएगा ईटा। तो जितना कम आउटपुट मिलता जाएगा, मतलब एनर्जी बीच में कहीं लॉस ज़्यादा हो रही है। ये सपोज इनपुट है और ये आउटपुट है, ये इनपुट या आउटपुट, जैसा हमने 2 डाली, 4 इनपुट डाला और हमें मिला 4, तो इसका मतलब मशीन एकदम सही है, मतलब 4/4 1, मतलब आइडियल मशीन है, एकदम नई मशीन है, अभी आई मार्केट से। तो बट हमने 4 डाला और कुछ हमें कुछ कम मिला, ऐसा मतलब 3 पॉइंट ऐसा नोट के बाद कुछ पॉइंट में डिफरेंस, या फिर 3.9 मिला, 3.8 मिला। तो जितना जितना ही कम होता जाएगा उतना ही रेशो कम होता जाएगा, उतना ही 0 के करीब होता जाएगा रेशो, मतलब मशीन खराब होती जाएगी, उतनी मशीन खराब होती जाएगी, मतलब आउटपुट लो आता जाएगा। जैसा मशीन हमने मिक्सी लगाई, लगून किया तो घूमी वहीं कर दी, गर्म होगी, फूक गई, ये है ऐसा। तो ये आइडियल है 1 पर और ये इस पर खराब, मतलब बेकार, नॉट वर्किंग कंडीशन है, नॉट वर्किंग। तो नॉट वर्किंग, ये एफिशिएंसी हुई इसकी ईटा, इसकी वैल्यू 0 to 1 है, 0 1 भी है, आइडियल केस में 1 है और फर्जी केस में 0 है, तो मशीन बेकार है। जस्ट लिफ्ट मतलब वी स्क्वायर नहीं है, बस खाली लिफ्ट करके छोड़ दिया। ये हम इसको ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बुक्स में होता है।